ठीक है, तो इसके जो नॉर्मल फंक्शंस हैं वो हम देख लेते हैं। एंडोथेलियम के साथ बाइंड करवाता है। इसके अलावा वॉन विली ब्रेन फैक्टर प्लेटलेट्स को आपस में बाइंड करवाएगा, फैक्टर 8 के साथ बाइंड करवाएगा और इसको मतलब सर्कुलेशन में फैक्टर 8 को डिस्ट्रॉय होने से बचाता है। और इसीलिए ये प्लेटलेट की ग्लू की तरह एक्ट कर रहा होता है और प्लाज्मा कैरियर की तरह फॉर द फैक्टर नंबर 8। पैथोजेनेसिस इस डिजीज़ की इस तरह है कि लेवल या फंक्शनिंग जो है ना वॉन विली ब्रेन फैक्टर की वो कम हो जाएगी। तो इसकी जो डेफिशिएंसी है वो क्यों होती है? जब फैक्टर नंबर 8 डिक्रीज़ हो जाएगा, मतलब इसकी डेफिशिएंसी से जो है फैक्टर 8 डिक्रीज़ होगा क्योंकि उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है ना, तो उसका प्रोटेक्टिव इफेक्ट लॉस हो जाएगा। दूसरा ये कि इसकी डेफिशिएंसी से डिसफंक्शनल प्लेटलेट्स होंगे, हाँ तो काउंट उनका नॉर्मल होगा, बस प्लेटलेट्स डिसफंक्शनल होंगे। अब इसकी टाइप्स हैं, टाइप 1 है जो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट टाइप है, 70% यही होती है। इसमें हमें बस क्वांटिटी जो है वो रिड्यूस्ड मिलेगी वॉन विली ब्रेन फैक्टर की सर्कुलेशन में, और इसकी जो है इसमें रिड्यूस्ड पेनिट्रेंस है और वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी है। पेनिट्रेंस हम कहते हैं कि मतलब एक्सटेंट टू विच पार्टिकुलर जीन या फिर सेट ऑफ जीन एक्सप्रेस होते हैं किसी फिनोटाइप में, इंडिविजुअल में, ठीक है, तो वो इसमें रिड्यूस्ड है। और वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी है, इतनी एक्सप्रेसिव डिजीज़ नहीं है ये। अगली जो है टाइप 2 होती है जो कि 25% होती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है और ये जो है क्वालिटेटिव डिफेक्ट वॉन विली ब्रेन फैक्टर के साथ आती है, क्वालिटेटिव। टाइप 3 है अगली, तो ये भी ये लेकिन ऑटोसोमल रिसेसिव होगी, और ये जीन की डिलीशंस की वजह से होती है टाइप 3। इसमें हमें एक्सट्रीमली लो लेवल मिलेगा वॉन विली ब्रेन फैक्टर का। लैब फाइंडिंग्स देखेंगे तो हमें प्लेटलेट का काउंट तो नॉर्मल मिलेगा लेकिन प्लेटलेट्स होंगे डिफेक्टेड, ठीक है। ब्लीडिंग टाइम जो पेशेंट का बढ़ जाएगा क्योंकि जो है प्लेटलेट्स जो है वो तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन जो है वो जो क्लॉट बनता है जब भी कोई इंजरी वगैरह होगी या क्या, तो उसमें वो क्लॉट नहीं बनेगा क्योंकि वॉन विली ब्रेन डिजीज़ का मसला है, वॉन विली ब्रेन डिजीज़ हुई है, फैक्टर का मतलब मसला है, ठीक है। पीटी नॉर्मल रहेगी लेकिन पीटीटी जो है वो बढ़ जाएगी क्योंकि फैक्टर नंबर 8 भी जो है वो कम हो रहा है, प्रोटेक्टिव इफेक्ट जो कम हो चुका है। वॉन विली ब्रेन फैक्टर की एक्टिविटी हमें कम मिलेगी जो कि हम रिस्टोसेटिन को फैक्टर अस्से के ज़रिए मेजर करते हैं। कंफर्मेशन हम कैसे करेंगे? हम वॉन विली ब्रेन फैक्टर मल्टीमर एनालिसिस करते हैं, तो उससे हम कंफर्म करते हैं। मैनेज हम कैसे करेंगे? डेस्मोप्रेसिन मैंने आपको बताया कि हम देंगे एडीएच एनालॉग, इससे जो है एंडोथेलियल सेल्स में से वॉन विली ब्रेन फैक्टर रिलीज़ होगा, ठीक है। विबल पैलेट बॉडीज होती हैं हमारे एंडोथेलियल सेल में, उनमें से रिलीज़ होगा। वॉन विली ब्रेन फैक्टर की रिप्लेसमेंट क्या है? क्रायोप्रेसिपिटेट या फैक्टर 8 कंसनट्रेट देंगे जो कि वॉन विली ब्रेन फैक्टर में रिच होगा, या फिर हम रिकॉम्बिनेंट वॉन विली ब्रेन फैक्टर भी दे सकते हैं। ये इनका ट्रीटमेंट है। अगला डिसऑर्डर है हीमोफीलिया ए, फैक्टर 8 डेफिशिएंसी। हीमोफीलिया ए मोस्ट कॉमन हेरिडिटरी कॉज है सीरियस वाली ब्लीडिंग का, हेरिडिटरी कॉज। ये असल में एक्स लिंक डिसऑर्डर होता है जो कि फैक्टर 8 की एक्टिविटी की कम होने की वजह से हुआ, इसकी एक्टिविटी कम हो गई है। अब ये प्राइमरीली जो है मेल्स को ज़्यादा अफेक्ट करेगा क्योंकि एक्स लिंक्ड है, क्योंकि फीमेल्स में तो 2 एक्स होते हैं तो दूसरा एक्स नॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन मेल्स में क्योंकि एक एक्स होता है, एक्स वाई, दूसरा वाई होता है, तो वो अगर एक्स जो है वो म्यूटेट हुआ तो वो उनमें ज़्यादा डिजीज़ शो होगी, क्योंकि ये डिसऑर्डर है ही एक्स का, वाई तो नॉर्मल होगा ना, तो इसलिए मेल्स में ज़्यादा कॉमन है। मच लेस कॉमनली एक्सेसिव ब्लीडिंग कॉज करवाएगा हेट्रोजाइगस जो फीमेल्स हैं उनमें, यानी जो फीमेल्स हैं जिनमें एक एक्स नॉर्मल होगा एक एक्स एबनॉर्मल होगा, तो इस तरह की फीमेल्स में जो है वो बहुत ही एक्सेसिव ब्लीडिंग करवाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंशियली इनएक्टिवेशन हो गई है एक्स क्रोमोसोम की जो नॉर्मल फैक्टर 8 जीन कैरी कर रहा था। इसको कहते हैं अनफेवरेबल लायोनाइजेशन, यानी एक एक्स तो म्यूटेंट है, दूसरा एक्स जो है वो इनएक्टिवेट हो गया है, जिसपे जो नॉर्मल एक्स जो था वो इनएक्टिवेट हो गया है, तो अब बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। अप्रोक्सीमेटली 30% जो केसेस होते हैं उनमें न्यू म्यूटेशंस आती हैं, रिमाइंडर जो है उनमें पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री होती है। सीवियर हीमोफीलिया ए जो है ना उन लोगों में देखी गई है जिनमें फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, यानी उसकी एक्टिविटी फैक्टर 8 की 1% से भी कम है। माइल्डर डेफिशिएंसीज जो होती हैं वो सिर्फ अपेरेंट तभी होंगी जब पेशेंट को कोई ट्रॉमा होगा या हीमोस्टेटिक स्ट्रेस होगा। वेरिंग डिग्री ऑफ फैक्टर 8 डेफिशिएंसी एक्सप्लेन होती है बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी डिफरेंट कॉजेटिव म्यूटेशंस जब आ जाए, जैसे डिलीशंस हो सकती हैं, इन्वर्जन्स, स्प्लाइस जंक्शन म्यूटेशन।
10% लोगों में फैक्टर 8 कंसनट्रेशन नॉर्मल होती है बाय इम्यूनोसी, लेकिन कोएगुलेंट एक्टिविटी जो है वो लो हो जाती है क्योंकि म्यूटेशन आ जाती है फैक्टर नंबर 8 में, जो कि लॉस ऑफ फंक्शन करवाएगी। यानी फैक्टर नंबर 8 की 10% लोगों में ऐसा होगा कि है तो उसकी तादाद सही है, कंसनट्रेशन सही है, लेकिन उसकी बस एक्टिविटी जो है वो कम हो चुकी है। सिम्टोमेटिक केसेस में क्या होगा कि टेंडेंसी होती है कि पेशेंट इजीली ब्रूज करेगा, मैसिव उसको हेमरेज होगी ट्रॉमा के बाद या ऑपरेशन के बाद। स्पॉन्टेनियस हेमरेजेस के अलावा जो है, जो कि फ्रीक्वेंटली हमें टिश्यूज़ में मिलते हैं और नॉर्मली जो है मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से होते हैं, पार्टिकुलरली जॉइंट्स में हेमरेज होंगे, रिकरेंट ब्लीडिंग होगी, हीमार्थ्रोसिस जॉइंट्स में। तो ये जो है ना प्रोग्रेसिव डिफॉर्मिटी करवा देगा, जो कि देयर कैन बी ट्रिपलिंग। पेटिकिया जो है ये कैरेक्टरिस्टिकली हमें नहीं मिलेंगे, इस तरह के पेशेंट में पेटिकिया नहीं होते, मैसिव बस ब्लीडिंग हो रही है। स्पेसिफिक अस्से कौन सा है फैक्टर 8 के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसकी डायग्नोसिस के लिए, हीमोफीलिया ए के लिए वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। टिपिकली जो है पेशेंट जो है वो हीमोफीलिया ए का उसका पीटीटी जो है हमें प्रोलॉन्ग मिलेगा, तो इसको हम करेक्ट कर सकते हैं बाय मिक्सिंग द पेशेंट के प्लाज्मा को नॉर्मल प्लाज्मा के साथ मिक्स कर देंगे। स्पेसिफिक फैक्टर ऐसे अब हम यूज़ करते हैं ताकि हम फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी को कंफर्म करें। स्पेसिफिक वाले टेस्ट 15% लोग जिनमें सीवियर हीमोफीलिया ए है तो उनमें रिप्लेसमेंट थेरेपी कॉम्प्लिकेट होती है बाय द डेवलपमेंट ऑफ न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट द फैक्टर 8। मतलब हम उनको रिप्लेसमेंट थेरेपी दे रहे हैं लेकिन उनमें न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ बन गई हैं उस फैक्टर 8 के खिलाफ। प्रोबेबली क्योंकि फैक्टर 8 जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम उसको एज अ फॉरेन एंटीजन की तरह सेंस करता है, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना देता है। तो इस तरह के लोगों में पीटीटी जो है वो फेल करेगी टू करेक्ट इन मिक्सिंग स्टडीज़, ठीक है। यानी पीटीटी जो उनकी बड़ी हुई है वो सही नहीं हो पाएगी जिनमें इस तरह की एंटीबॉडीज़ बनती हैं। अब हीमोफीलिया ए जो है उसको हम फैक्टर नंबर 8 की इन्फ्यूजन्स दे के ट्रीट करते हैं। हिस्टोरिकली फैक्टर 8 जो है हम ह्यूमन के प्लाज्मा से बनाते थे, तो जिसमें जो है वायरल डिजीज़ की ट्रांसमिशन का खतरा ज़्यादा था, रिस्क था। लेकिन 1985 में थाउजेंड्स ऑफ हीमोफिलिक्स जो हैं उनको फैक्टर 8 प्रिपरेशन दी गई जो कि HIV के साथ कंटेमिनेटेड थी और उन सबको एड्स हो गया। अवेलेबिलिटी और वाइड स्प्रेड यूज़ रिकम्बिनेंट फैक्टर नंबर 8 का जो है, अब जो है रिकम्बिनेंट फैक्टर 8 का ये बहुत ही ज़्यादा जो हाईली प्योरीफाइड फैक्टर 8 कंसनट्रेट है, इन्होंने अब इन्फेक्शस रिस्क जो है उसको ख़त्म कर दिया है और फैक्टर 8 की रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है अब सही हो गई है, ठीक है। उनमें से रिस्क जो है अब ख़त्म हो गया है। हीमोफीलिया ए हमने पढ़ा, पैथोमा से देखें फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी हो जाना जेनेटिक फैक्टर है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो प्रीडोमिनेंटली मेल्स को अफेक्ट करेगा। ये न्यू म्यूटेशन की वजह से भी हो सकता है, यानी डी नोवो विदाउट एनी फैमिली हिस्ट्री, ठीक है, वाले जेनेटिक ना भी हो, न्यू म्यूटेशन से भी हो सकता है। इसमें क्या होता है कि डीप जो टिश्यू है, जॉइंट है और पोस्ट सर्जिकल ब्लीडिंग हमें मिलेगी इनमें भी, और पोस्ट सर्जिकल क्लिनिकल सिवियरिटी इसकी जो है वो डिग्री ऑफ डेफिशिएंसी के हिसाब से, जितनी डिग्री ऑफ डेफिशिएंसी उतनी जो है सिवियरिटी। लैब्स में हमें पीटीटी इंक्रीज मिलेगा, पीटी लेकिन नॉर्मल रहेगा, फैक्टर 8 का लेवल हमें कम मिलेगा, प्लेटलेट काउंट और ब्लीडिंग टाइम सब नॉर्मल ही रहेंगे। ट्रीटमेंट में हमने बस रिकम्बिनेंट फैक्टर नंबर 8 दे देना है, रिकम्बिनेंट वाला। एनफार्मासोल से भी देखेंगे हीमोफीलिया ए बहुत ही कॉमन हेरिडिटरी डिसऑर्डर है जिसमें सीरियस ब्लीडिंग होगी। यह होता है जब रिडक्शन आ जाए या अमाउंट में या फिर एक्टिविटी फैक्टर 8 की जो है कम हो जाए। तो ये एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, मेल्स में ये ज़्यादा होता है, तो फीमेल्स जो है ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक इसकी कैरियर्स होती हैं। लेकिन अगर वो हेट्रोजाइगस फीमेल होंगी तो हमने पढ़ा कि उनमें बहुत ही सीवियर ब्लीडिंग होगी, ठीक है। हीमोफीलिया बी जबकि जो है वो क्रिसमस डिजीज़ है और वो फैक्टर नंबर 9 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। अब हम क्लासिफिकेशन देखें, सीवियर डिजीज़, मॉडरेट डिजीज़, माइल्ड डिजीज़। सीवियर डिजीज़ में क्या होता है कि लेस देन 1% जो है नॉर्मल फैक्टर नंबर 8 एक्टिविटी मिलती है, 1% से भी कम एक्टिविटी है। मॉडरेट डिजीज़ में 2 to 5% नॉर्मल फैक्टर 8 की एक्टिविटी होगी, लेकिन मॉडरेट में, और माइल्ड में 60 से 50% मतलब फंक्शनिंग कर रहा है हमारा फैक्टर 8। क्लिनिकल फाइंडिंग्स ये मिलती हैं कि स्पॉन्टेनियस पेशेंट को हेमरेजेस होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन में, जीआई में, जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट में, हीमार्थ्रोसिस यानी उसकी जॉइंट में ब्लीडिंग होगी ट्रॉमा के बाद। और इसके अलावा हीमोफीलिया ए में पेटिकिया नहीं मिलते, एब्सेंट होते हैं, और क्रिपलिंग आर्थ्रोपैथी होती है। क्रिपलिंग का मतलब होता है कि मतलब वो पर्सन जो है ना फिर वो चल फिर नहीं सकेगा, ठीक है, वो मूव नहीं कर पाएगा प्रॉपरली, तो इस तरह की आर्थ्रोपैथी होगी। लैब जब हम करेंगे तो हीमोफीलिया ए में सारी चीज़ें हमें नॉर्मल मिलेंगी, यानी उनका प्लेटलेट काउंट भी नॉर्मल होगा, ब्लीडिंग टाइम भी नॉर्मल,
प्रोथ्रोम्बिन भी, लेकिन पीटीटी जो है उनकी इंक्रीज होगी, यानी जो पीटीटी क्योंकि जो है इंट्रिंसिक पाथवे का और कॉमन पाथवे का होता है तो उसमें फैक्टर 8 होता है ना, तो इसलिए वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा। अब हम कैसे मैनेज करेंगे हीमोफीलिया ए को? हम माइल्ड केसेस में डेस्मोप्रेसिन देंगे, DDAVP ADH का जो कि एनालॉग है। सीवियर केसेस को रिकम्बिनेंट फैक्टर 8 देंगे और हीमोफीलिया बी वालों को हम रिकम्बिनेंट फैक्टर नंबर 9 देंगे। यहाँ पे हीमोफीलिया बी की इतनी डिटेल नहीं लिखी हुई, ठीक है। समरी करते हैं हमने ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स पढ़े सारे, जिसमें हमने डायसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन पढ़ा। हमने पढ़ा कि ये सिंड्रोम होता है जिसमें सिस्टेमिक एक्टिवेशन हो जाती है कोएगुलेशन की, और उसके नतीजे में जो है ना कोएगुलेशन फैक्टर और प्लेटलेट्स की कंजप्शन हो जाएगी। तो ये जो है डोमिनेट होता है कि इसमें ब्लीडिंग मिलती है हमें, वास्कुलर ऑक्लूजन हो जाती है, टिश्यू हाइपोक्सीमिया या फिर दोनों मिल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमें ब्लीडिंग मिलेगी। वास्कुलर ऑक्लूजन और हाइपोक्सीमिया जो है वो दोनों हो सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन ट्रिगर है इसमें सेप्सिस की वजह से होता है, मेजर ट्रॉमा या सर्टेन कैंसर्स की वजह से, ठीक है। ऑप्स कॉम्प्लिकेशन में भी होता है। फिर हमने इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पूरा पढ़ा कि इसमें ऑटो एंटीबॉडीज़ बनती हैं हमारे ही प्लेटलेट के एंटीजेंस के खिलाफ, तो ये ड्रग्स इन्फेक्शन लिम्फोमा की वजह से ट्रिगर होता है या इडियोपैथिक भी हो सकता है। देन हमने HUS और TTP पढ़ा, तो दोनों जो है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के साथ होगा, माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलाइटिक एनीमिया मिलेंगी और रीनल फेलियर, फीवर, CNS इन्वॉल्वमेंट मिलती है, ठीक है। मतलब ये सारे जो हैं ये होंगे वैसे, लेकिन जो फीवर और CNS इन्वॉल्वमेंट है ये ज़्यादातर TTP में हमें मिलते हैं। TTP जो है वो एक्वायर्ड या इनहेरिटेड डेफिशिएंसीज की वजह से होता है, जो कि ADAMTS13 में एक एंजाइम है जो कि प्लाज्मा मेटालोप्रोटीएज है, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो ये असल में हमारे हाई मोलिकुलर वेट वॉन विलिब्रेंट फैक्टर को क्लीव करता है। इसकी कमी हो जाएगी तो बहुत बड़ा वॉन विलिब्रेंट फैक्टर के जो है मल्टीमर्स वो प्लेटलेट की एग्रीगेशन को एक्टिवेट कर देंगे, तो थ्रोम्बोसिस होगी। जबकि HUS में हमने पढ़ा कि कंप्लीट रेगुलेटरी प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी या एजेंट्स की, जो कि हमारे एंडोथेलियल सेल्स को डैमेज करेंगे। या तो रेगुलेटरी प्रोटीन्स की कंप्लीट डेफिशिएंसी होगी या उन एजेंट्स की वजह से हो रहा है जो कि एंडोथेलियल सेल्स को डैमेज करें, जैसे शीगा टॉक्सिन जो ई कोलाई के स्ट्रेन O157H7 की वजह से होता है, इसका टॉक्सिन है, ठीक है। तो एंडोथेलियल की इंजरी से प्लेटलेट एक्टिवेशन होगी, प्लेटलेट एग्रीगेशन और माइक्रोवास्कुलर थ्रोम्बोसिस। फिर हमने वॉन विलिब्रेंट डिजीज़ पढ़ी कि इसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है कि म्यूटेशन आ जाती है इसमें। ये एक लार्ज प्रोटीन होता है जो कि प्लेटलेट की अडेजन करवाता है और हमारी सब एंडोथेलियल कोलेजन के साथ। तो टिपिकली जो है माइल्ड या मॉडरेट ब्लीडिंग डिसऑर्डर मिलेगा जो कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की तरह का ही होगा। अभी लास्ट में हमने हीमोफीलिया पढ़ी, हीमोफीलिया ए है एक्स लिंक डिसऑर्डर, फैक्टर 8 में म्यूटेशंस आ जाती है। मेल्स जो है अफेक्टेड होते हैं टिपिकली सीवियर ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करते हैं, जो कि उनके सॉफ्ट जॉइंट्स में सॉफ्ट टिश्यूज़ और जॉइंट्स में ब्लीडिंग होगी और उनकी जो है PTT इंक्रीज़ हो जाएगी। हीमोफीलिया बी भी जो है एक्स लिंक डिसऑर्डर ही है, म्यूटेशंस आएंगे लेकिन कोएगुलेशन फैक्टर नंबर 9 में, तो ये जो है आइडेंटिकल होता है हीमोफीलिया ए की तरह ही होता है क्लिनिकली, यानी सीवियर ब्लीडिंग ही होगी सॉफ्ट टिश्यूज़ और जॉइंट्स में, और इसमें भी जो है PTT इंक्रीज़ होगा। यहाँ पर ये बेसिक रॉबिन बेसिक से जो है कंप्लीट हुए ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। अच्छा, फंडामेंटल्स ऑफ पैथोलॉजी पैथोमा से बस जो है कुछ टॉपिक्स रह गए जो कि ना ही इरफान मसूद में है ना ही बेसिक में, तो वो हम अगर कवर कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसमें जो है वैसे हीमोफीलिया बी भी लिखी हुई है कि ये भी जेनेटिक फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी से होता है और ये हीमोफीलिया ए को ही रिजेंबल करता है, सिवाय ये कि इसमें जो है फैक्टर नंबर 9 के जो है लेवल कम होंगे इंस्टेड ऑफ द फैक्टर नंबर 8। अच्छा, तो ये जो चैप्टर स्टार्ट होता है हीमोस्टेसिस और रिलेटेड डिसऑर्डर्स से, तो सबसे पहले इसमें जो है हीमोस्टेसिस के बारे में बताया है कि ब्लड वेसल जो है उसकी इंटेग्रिटी बहुत ज़रूरी होती है ताकि वो ब्लड को टिश्यूज़ की तरफ ले जाए। अगर डैमेज हो जाती है ब्लड वेसल तो वो हीमोस्टेसिस की मदद से रिपेयर हो जाता है, जो कि इसमें क्लॉट बनता है यानी थ्रोम्बस साइड ऑफ इंजरी पे। तो हीमोस्टेसिस 2 स्टेजेस में होती है, प्राइमरी होती है सेकेंडरी। प्राइमरी में वीक प्लेटलेट प्लग बनता है और उसमें ना प्लेटलेट्स का और वेसल वाल का बस इंटरेक्शन होता है। सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में प्लेटलेट का प्लग स्टेबलाइज होता है जो कि कोगुलेशन कास्केड की मदद से होगा। अब प्राइमरी हीमोस्टेसिस और उसके रिलेटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स पहले लिखे हुए हैं। प्राइमरी हीमोस्टेसिस में सबसे पहले नंबर 1 ट्रांजिएंट वेजो कॉन्स्ट्रक्शन होती है डैमेज वाल की वेसल की, ये सारी चीज़ें हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्स न्यूरल स्टिमुलेशन की वजह से होता है और एंडोथेलियन रिलीज होता है हमारे एंडोथेलियल सेल्स में से, इनकी वजह से। फिर स्टेप 2 होता है जिसमें क्या होता है कि प्लेटलेट की अडेजन होगी सरफेस ऑफ द डिसरप्टेड वेसल के साथ। अब ये किन चीज़ों से होगा? एक तो वॉन विलिब्रेंट फैक्टर जो है वो हमारी सब एंडोथेलियल कोलेजन के ऊपर एक्सपोज हुआ होगा, एक्सपोज सब एंडोथेलियल कोलेजन के साथ जाके बाइंड करेगा।
अब प्लेटिलेट्स जो हैं वो आके उस वॉन विलिब्रेंट फैक्टर से बाइंड करेंगे अपने ग्लाइकोप्रोटीन 1b रिसेप्टर की मदद से। वॉन विलिब्रेंट फैक्टर डिराइव्ड होता है हमारे विबल प्लेट बॉडीज से जो कि एंडोथेलियल सेल्स में होते हैं, और अल्फा ग्रेन्यूल्स ऑफ प्लेटिलेट्स में से भी हमें वॉन विलिब्रेंट फैक्टर मिलता है। फिर स्टेप 3 होता है प्लेटिलेट की डीग्रेनुलेशन का, यानी अडेन जो है उसकी वजह से शेप चेंज होगी और प्लेटिलेट डीग्रेनुलेट करेंगे, मल्टीपल मीडिएटर्स रिलीज़ होंगे। एडीपी जो रिलीज़ होता है ना, ये प्लेटिलेट के डेंस ग्रेन्यूल्स में से, ये ग्लाइकोप्रोटीन 2b और 3a के जो रिसेप्टर हैं प्लेटिलेट्स पे, उनके एक्सपोजर को और प्रमोट करता है एडीपी। ठीक है, उनका एक्सपोजर कराएगा तो और ज़्यादा जाहिर सी बात है अडेन होगी। और जो थ्रोम्बोक्सिन A2 है ये सिंथेसाइज होता है बाय द प्लेटिलेट के साइक्लोऑक्सीजिनेज से और रिलीज़ होगा, और ये हमारी प्लेटिलेट की एग्रीगेशन को और प्रमोट करता है। फिर आता है स्टेप नंबर 4, उसमें प्लेटिलेट एग्रीगेशन होगी। प्लेटिलेट एग्रीगेट करेंगे साइट ऑफ इंजरी पे अपने ग्लाइकोप्रोटीन 2b 3a को यूज़ करके इनकी मदद से फिब्रिनोजेन को यूज़ करके मतलब एग्रीगेट करेंगे। फिब्रिनोजेन कहाँ से आया? प्लाज्मा से, और एक लिंकिंग मॉलिक्यूल बनेगा। अब इसके नतीजे में एक प्लेटिलेट प्लग बना। प्लेटिलेट प्लग पहले तो वीक होता है और कोएगुलेशन कास्केड जो है ना, यानी ये वाली सेकेंडरी हीमोस्टेसिस जो है, जो आगे हम पढ़ेंगे, वो उसको स्टेबलाइज करती है। अब आते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ प्राइमरी हीमोस्टेसिस पे। यूजुअली जो है वो एब्नॉर्मलिटीज़ प्लेटिलेट्स में होती है। ये डिवाइड हुआ है, क्वांटिटेटिव भी हो सकती है, क्वालिटेटिव भी। क्लिनिकल फीचर्स जो है वो हमें क्या मिलेंगे कि म्यूकोजा से और स्किन से ब्लीडिंग होगी। सिम्टम्स जो है म्यूकोजल ब्लीडिंग के, उनमें एपिस्टेक्सिस यानी कि नाक से खून आना, ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है। हेमोप्टाइसिस होगी, जीआई में ब्लीडिंग, हेमाच्यूरिया, हेमेनोरेजिया। ठीक है, ये प्राइमरी हीमोस्टेसिस की प्रॉब्लम। इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग भी हो सकती है जब सिवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के साथ, यानी प्लेटिलेट्स भी कम है, प्राइमरी हीमोस्टेसिस में भी डिसऑर्डर है, तो बहुत ज़्यादा इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग हो सकती है। सिम्टम स्किन ब्लीडिंग में हमें पेटिकिया मिलेंगे जो कि 1 to 2 मिलीमीटर के होते हैं। इस फिगर में देखें, ये 1 to 2 मिलीमीटर के छोटे छोटे से स्किन में पेटिकिया बने हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा इकाइमोसिस होता है कि मोर देन 3 मिलीमीटर का होगा तो इकाइमोसिस, मोर देन 1 सेंटीमीटर होगा तो उसको परप्यूरा कहते हैं हम, और ये इजीली ब्रूज करेगा। पेटिकिया जो है ना, ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के साइन होते हैं, यानी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है पेशेंट को और कोई भी क्वालिटेटिव डिसऑर्डर नहीं है उनके साथ, मतलब पेटिकिया नहीं मिलते क्वालिटेटिव के साथ। क्वांटिटी के साथ, यानी थ्रोम्बोसाइट्स की क्वांटिटी कम हुई है, उनमें मिलते हैं पेटिकिया। अब कुछ यूज़फुल लैब स्टडीज़ हैं जिनमें प्लेटिलेट काउंट जो है नॉर्मल जो है 150 से लेके 400 किलो पर माइक्रोलीटर, या फिर 10⁻³ भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर हमें ये कम मिलते हैं लेस देन 50 किलो पर माइक्रोलीटर, तो वो हमें सिम्टम्स दिखाएगा प्राइमरी हीमोस्टेसिस के डिसऑर्डर्स का। ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल 2 से 7 मिनट का होता है। ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव प्लेटिलेट डिसऑर्डर्स दोनों में बढ़ जाता है। ब्लड स्मीयर्स में जो हमें हम यूज़ करते हैं ताकि हम साइज़ ऑफ प्लेटलेट्स को, नंबर को असेस करें। बोन मेरो बायोप्सी हम करते हैं ताकि हम मेगाकेरियोसाइट्स को असेस करें, और जो प्लेटलेट्स इन्हीं से बनते हैं ना, तो हम मेगाकेरियोसाइट्स को असेस करते हैं। उसके बाद इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा जो हम कर चुके हैं, माइक्रोएंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया भी कर ली। क्वालिटेटिव प्लेटलेट डिसऑर्डर क्या है? इनमें आता है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम। ये होता है जब ग्लाइकोप्रोटीन 1b की डेफिशिएंसी हो जाती है तो प्लेटलेट की अडेन इम्पेयर होगी। तो ब्लड स्मीयर में हमें माइल्ड से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिलेगी, यानी प्लेटलेट्स का लेवल कम मिलेगा और इनलार्ज प्लेटलेट्स के साथ होगी वो। दूसरा क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है ग्लैंड्समैन थ्रोम्बस्थीनिया। ये जेनेटिक डेफिशिएंसी ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से 2b3a, तो इसमें भी जो है वहाँ प्लेटिलेट की अडेन इम्पेयर हुई, यहाँ पे प्लेटिलेट की एग्रीगेशन इम्पेयर होगी, क्योंकि एग्रीगेशन में हेल्प करते हैं ना, सारा पीछे मैकेनिज्म पढ़ के आए हैं। अब अगला है एस्पिरिन, जो है कह रहा है कि इरिवर्सिबली हमारे साइक्लोऑक्सीजिनेज को इनएक्टिवेट करता है, तो थ्रोम्बोक्सिन A2 नहीं होगा तो वो भी हमारी प्लेटिलेट की एग्रीगेशन को इम्पेयर कर देगा। देन है यूरीमिया। यूरीमिया जो है प्लेटिलेट के फंक्शन को डिसरप्ट करती है, दोनों अडेन को भी एग्रीगेशन को भी, दोनों इम्पेयर होंगे। अब आते हैं हम सेकेंडरी हीमोस्टेसिस एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स पे। सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में क्या होगा कि प्लेटिलेट का जो प्लग बना है वो स्टेबलाइज होता है कोएगुलेशन कास्केड की मदद से। कोएगुलेशन कास्केड में थ्रोम्बिन बनता है, थ्रोम्बिन कन्वर्ट करता है फिब्रिनोजेन को, जो कि प्लेटिलेट प्लग में फिब्रिनोजेन है उसको फिब्रिन में। अब फिब्रिन जो है फिर क्रॉस लिंक होगा और प्लेटिलेट फिब्रिन थ्रोम्बस, स्टेबल प्लेटिलेट फिब्रिन थ्रोम्बस बनेगा। ठीक है, इस फिब्रिन की क्रॉस लिंकिंग की वजह से।
अब फैक्टर्स जो है कोएगुलेशन कास्केड के जो लिवर बनाता है वो इनएक्टिव स्टेट में होते हैं। अब उनकी जो एक्टिवेशन है उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है? नंबर 1, एक्सपोजर हो एक्टिवेटिंग सब्सटेंस के साथ, जैसे टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो फैक्टर नंबर 8 को एक्टिवेट करता है, ये एक्सट्रिंसिक पाथवे है। सब एंडोथेलियल कोलेजन जो है वो फैक्टर नंबर 12 को एक्टिवेट करती है, ये इंट्रिंसिक पाथवे है। तो इस तरह का एक्सपोजर एक चाहिए होता है। दूसरा, फॉस्फोलिपिड सरफेस चाहिए होता है प्लेटिलेट्स वाला। तीसरा, कैल्शियम चाहिए होता है जो कि हमें प्लेटिलेट्स के डेंस ग्रेन्यूल से मिल रहा है। अब हम इसी सेकेंडरी हीमोस्टेसिस के डिसऑर्डर्स की बात करें तो ये यूजुअली फैक्टर की ही एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं। क्लिनिकल फीचर में मतलब इसमें हमें डीप टिश्यू ब्लीडिंग मिलती है, जो कि डीप याद रखिएगा मसल या जॉइंट्स में होगी, हीमार्थ्रोसिस। और इसके अलावा रीब्लीड करेगा पेशेंट जब भी उसका कोई सर्जिकल प्रोसीजर होगा, लाइक सर्कमसिशन या विजडम टूथ की एक्सट्रैक्शन के बाद उसको बहुत ही ज़्यादा ब्लीड होगा। लैब स्टडीज़ जो है उसमें क्या क्या मिलेगा कि हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम पीटी चेक करते हैं, ये हमें एक्सट्रिंसिक फैक्टर के बारे में बताती है, फैक्टर नंबर 8 के बारे में, और पाथवे के बारे में, एक्सट्रिंसिक पाथवे और कॉमन पाथवे। और कॉमन पाथवे में कौन से आते हैं? फैक्टर नंबर 2, 5, 10 फिब्रिनोजन। ठीक है, इनका हमें पीटी से अंदाज़ा होगा। दूसरा हम करते हैं पीटीटी यानी पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। इसमें हम इंट्रिंसिक जो पाथवे है और कॉमन पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे में हमारे आते हैं फैक्टर नंबर 12, 11, 9, 8 ये, और कॉमन पाथवे के वही 2, 5, 10 एंड फिब्रिनोजन, इनको लेवल जो है हम पीटीटी से मेजर करते हैं। तभी फैक्टर नंबर 8 की जो डेफिशिएंसी हो जाती है हीमोफीलिया ए में, तो उसमें पीटीटी प्रोलॉन्ग हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये इंट्रिंसिक फैक्टर है, इंट्रिंसिक पाथवे का है, और ये हमें पीटीटी से पता चलता है, जबकि पीटी उसमें नॉर्मल थी। फिर हमने हीमोफीलिया ए पढ़ा, जो पढ़ लिया, हीमोफीलिया बी भी। उसके बाद आता है सेकेंडरी हीमोस्टेसिस के डिसऑर्डर में ही आता है, सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में कोएगुलेशन फैक्टर इनहिबिटर। देखिए, एक्वायर्ड एंटीबॉडी हमारे कोएगुलेशन फैक्टर के अगेंस्ट जो है ना वो इम्पेयर कर देगी इस फैक्टर के फंक्शन को। एंटी फैक्टर 8 जो है ये बहुत ही कॉमन है, एंटी फैक्टर 8। क्लिनिकल और लैब फाइंडिंग्स हीमोफीलिया ए की तरह ही होंगी क्योंकि एंटी फैक्टर 8 बन गई है। पीटीटी जो है वो करेक्ट नहीं होगी जब हम उसको नॉर्मल प्लाज्मा भी देंगे, उसके बावजूद भी जब हम उसके मतलब नॉर्मल प्लाज्मा में पेशेंट के प्लाज्मा के साथ जब नॉर्मल प्लाज्मा को मिक्स करेंगे तो भी मतलब सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनहिबिटर की वजह से पीटीटी जो है वो हीमोफीलिया ए में करेक्ट नहीं होगी, उसको करेक्ट नहीं करेगी। मतलब हीमोफीलिया ए में करेगी, लेकिन पीटीटी जो है वो इस वाले कोएगुलेशन फैक्टर इनहिबिटर में सही नहीं होगी, क्योंकि इनहिबिटर मौजूद है, लेकिन हीमोफीलिया ए में सही हो जाएगी। फिर हमने इसमें वॉन विलिब्रेंड डिजीज़ पढ़ चुके हैं। विटामिन के की डेफिशिएंसी की बात करें तो ये जो है ना मल्टीपल कोएगुलेशन फैक्टर के फंक्शन को ही डिसरप्ट कर देता है। ये हमें चाहिए होता, ये विटामिन के जो है ना ये एपॉक्साइड रिडक्टेज की मदद से एक्टिवेट होता है हमारे लिवर के अंदर। तो एक्टिवेटेड विटामिन के गामा कार्बोक्सिलेट करता है फैक्टर नंबर 2, 7, 9, 10 एंड प्रोटीन सी एंड एस, इनकी जो है गामा कार्बोक्सिलेशन करता है। गामा कार्बोक्सिलेशन इनके फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अब अगर इनकी डेफिशिएंसी होती है विटामिन के की, जो कि न्यूबॉर्न्स में होती है, क्योंकि इनकी जीआई की कोलोनाइजेशन जो है बैक्टीरिया से नहीं हुई होती, बैक्टीरिया उसमें नहीं होते जो कि नॉर्मली हमारा विटामिन के बना रहे होते हैं। तो इसलिए ऐसे में हम विटामिन के इंजेक्शन प्रोफाइलेक्टिकली देंगे सारे न्यूबॉर्न्स को बर्थ के टाइम पे, ताकि उनको हेमरेजिक डिजीज़ ऑफ द न्यूबॉर्न ना हो। लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक अगर कोई ले रहा है तो उसका भी विटामिन के प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया जीआई में मर चुका है, डिसरप्ट हो जाएगा, तो उसको डेफिशिएंसी होगी। और मेल एब्जॉर्प्शन की वजह से फैट सोल्यूबल विटामिन्स की डेफिशिएंसी होती है, जिसमें विटामिन के भी आ जाता है। लास्ट में अदर कॉजेज़ हैं एबनॉर्मल सेकेंडरी हीमोस्टेसिस के। लिवर फेलियर हो जाए अगर, तो इसमें क्या होता है कि देखिए लिवर फेलियर में जो कोएगुलेशन फैक्टर ही कम बनेंगे, तो एक्टिवेशन भी विटामिन के की जो है वो कम हो जाएगी बाय एपॉक्साइड रिडक्टेज। तो इसका इफेक्ट जो है लिवर फेलियर का कोएगुलेशन पे जो है ना फॉलो होता है बाय यूजिंग पीटी। लार्ज वॉल्यूम ट्रांसफ्यूजन में अब क्या होगा, उसमें जो है ना डाइल्यूशन हो जाएगी कोएगुलेशन फैक्टर की, तो उसके नतीजे में रिलेटिव डेफिशिएंसी हो जाएगी।
उसके बाद कुछ अदर डिसऑर्डर्स हैं हीमोस्टेसिस के। हेपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की हमने पढ़ लिया कि इसमें प्लेटलेट जो है ना वो हेपेरिन थेरेपी के बाद डिस्ट्रॉय होते हैं, और जो डिस्ट्रॉयड प्लेटलेट्स के फ्रेगमेंट्स हैं ना वो एक्टिवेट करेंगे बाकी प्लेटलेट्स को, जिसके नतीजे में जो है ना थ्रोम्बोसिस होती है। ये मेन कॉज है इसमें थ्रोम्बोसिस का, जो उसके टुकड़े हैं वो उनको एक्टिवेट करेंगे बाकियों को। फिर DIC हमने कर लिया। उसके बाद है डिसऑर्डर्स ऑफ फिब्रिनोलाइसिस। तो नॉर्मल फिब्रिनोलाइसिस जो है हमारे थ्रोम्बस को रिमूव कर रही होती है। डैमेज वेसल जैसे हील हो चुका होता है ना, तो बाकी जो है किचरे को वो फिब्रिनोलाइसिस जो है वो हील कर रही होती है, थ्रोम्बस को हटा रही होती है। नंबर 1 टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर TPA, ये प्लाज्मिनोजन को कन्वर्ट करता है प्लाज्मिन के अंदर, और प्लाज्मिन जो है ना ये फिर क्या करेगा, क्लीव करता है फिब्रिन को और सीरम फिब्रिनोजन को तोड़ता है और डिस्ट्रॉय करता है। कोगुलेशन फैक्टर्स को भी यही डिस्ट्रॉय करता है प्लाज्मिन, और प्लेटलेट के एग्रीगेशन को भी ये ब्लॉक करता है। ठीक है। अल्फा 2 एंटी प्लाज्मिन जो है ये हमारे प्लाज्मिन को इनएक्टिवेट कर देता है। अब डिसऑर्डर्स जो है फिब्रिनोलाइसिस के वो होते हैं क्योंकि जो प्लाज्मिन की या तो ओवर एक्टिविटी हो जाए, तो उसके नतीजे में क्या होगा, बहुत ज़्यादा सीरम फिब्रिनोजन टूटेगा, क्लीव होगा। तो इसकी एग्जांपल है रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी। ठीक है, उसमें क्या होता है कि यूरोकाइनेज रिलीज़ होगा जो कि हमारे प्लाज्मिन को एक्टिवेट करेगा। तो जाहिर सी बात है प्लाज्मिन ज़्यादा एक्टिवेट होगा तो फिर फिब्रिन जो है वो बहुत ज़्यादा क्लीव होगा, सीरम फिब्रिनोजन क्लीव होगा, कोगुलेशन फैक्टर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय होंगे, और प्लेटलेट की एग्रीगेशन भी जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो जाएगी। तो इसके नतीजे में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। तो ये हमें कहाँ मिलता है, एक तो रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी में, दूसरा सिरोसिस ऑफ लिवर में। इसमें असल में ना अल्फा 2 एंटी प्लाज्मिन ही कम बनता है, उसकी वजह से हो रहा है। अब पेशेंट जो है इंक्रीज ब्लीडिंग के साथ हमें मिलते हैं, मतलब उनमें DIC रिजेंबल करेगा DIC की तरह। लैब्स जब हम उनकी देखेंगे तो PT PTT सब बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि प्लाज्मिन जो है कोगुलेशन फैक्टर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो ही नहीं होंगे तो प्रोलॉन्ग हो जाएगा कोगुलेशन, हो ही नहीं पाएगी। ब्लीडिंग जो है बहुत ज़्यादा मिलेगी हमें, लेकिन प्लेटलेट का काउंट नॉर्मल होगा। प्लाज्मिन जो है ना प्लेटलेट के एग्रीगेशन को ब्लॉक करता है, इसीलिए प्लेटलेट का काउंट जो है वो नॉर्मल रहेगा। और इसके अलावा फिब्रिनोजन स्प्लिट प्रोडक्ट्स विदाउट D डाइमर्स हमें ज़्यादा मिलेंगे। फिब्रिनोजन जो टूटा है उसके स्प्लिट प्रोडक्ट्स, लेकिन विदाउट D डाइमर, उनमें